हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी। जीओसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जीओसी में सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए बॉन्ड फिजन की बॉन्ड टूटते कितने तरीके से हैं। तो बॉन्ड जो हमारे पास टूटेगा वो हमारे पास होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक होगा। तो अगर होमोलिटिक की अगर हम बात करेंगे तो होमोलिटिक में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन कार्बन्स के बॉन्ड है और हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। इसमें रिप्रेजेंटेशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर जब सिंगल हेडेड एरो यूज़ करते हैं तो वो इसमें होमोलेटिक के लिए यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास डबल हेडेड एरो यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही साइड शिफ्ट होंगे। ये डबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मगर इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ सिंगल हेडेड एरो यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूट्रल फॉर्म होगा। न्यूट्रल फॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉन्ड बनाने के लिए इसने, एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो जब बॉन्ड टूटा तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिला, ना लॉस ना गेन। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होता है। इस केस में बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अब ये कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगर हमारे पास रिएक्शंस में लाइट का प्रेजेंस दिया हुआ है तो होमोलेटिक बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा। अगर हमारे पास हीट का अगर सिंबल दिया हुआ है या हीट का प्रेजेंस है रिएक्शंस में तो हमारे पास होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कहने का मतलब है कि जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक कंपाउंड, पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उस केस में भी हमारे पास उस रिएक्शंस में भी होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो फ्री रेडिकल होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट ही फ्री रेडिकल है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री रेडिकल, अगर अटैकिंग करने वाला ही रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो जो मॉलिक्यूल्स होगा, ब्रेक जो होगा वो भी है सो फ्री रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो उसको भी दूसरे स्पीसीज का एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब उसमें होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन का। नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो उस मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर बोलते हैं। और नॉन पोलर होगा तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये जो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ वो कैसा है, न्यूट्रल, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा तो वो ऐसा मॉलिक्यूल जनरेट करना चाहेगा जिसपे ना कोई पॉजिटिव हो ना नेगेटिव। अब बात करते हैं हेटेरोलिटिक। अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जो 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक कार्बन आइटम को शिफ्ट होंगे। अगर एक आइटम को शिफ्ट होंगे तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया वो आयन बनेगा और जिसने एक्सेप्ट किया वो एनायन हमारे पास फॉर्म होगा। अब यहाँ से केटायन जो फॉर्म हुआ इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बन पे फॉर्म हुआ, कार्बन पे नेगेटिव आया तो इसको कार्बन आयन। तो होमोलेटिक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो न्यूट्रल फॉर्म होगा, और हेटेरोलिटिक जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास आयन जनरेट होते हैं। अब ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड कब टूटेगा, जब रिएक्शन जो हो रहा होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस के प्रेजेंस में हमारे पास हो रहा होगा। तो अगर हमारे पास एसिड और बेस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस हो रहा है तो हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब टूटेगा तो याद करो, देखो H+ और OH- ये खुद कैसे हैं, आयंस। अगर खुद आयंस में तो दूसरे वाले स्पीसीज का भी क्या चाहेगा, आयंस में वो ब्रेक हो। नेक्स्ट है कि जब अटैकिंग रिएजेंट ही आयंस हो, वो एसिड बेस ना हो, अगर एसिड बेस ना हो तो अगर अटैकिंग रिएजेंट ही आयन हो, अगर आयन है, मान के चलो केटायन है तो केटायन को क्या चाहिए, एनायन। अगर एनायन है तो एनायन को क्या चाहिए, केटायन। तो केटायन और एनायन को फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारे पास जो हो वो पोलर सॉल्वेंट हो। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। अगर जीरो ना होगा तो उस पर कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे भी चाहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आए, और पॉजिटिव अगर नेगेटिव चाहेगा तो वो किस में फॉर्म होगा, जब बॉन्ड हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो, क्योंकि होमोलिटिक में तो न्यूट्रल हमारे पास फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट।
अब ये जो कार्बोकेटायन कार्बन आयन कार्बन फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ उसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट। क्यों? कि वो तो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्यों नहीं है? कि कार्बोकेटायन कार्बन आयन जो होता है अनस्टेबल होता है। अगर अनस्टेबल है तो वो हमारे पास वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? दोज केमिकल स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग में फॉर्म हो, वो प्रोडक्ट नहीं होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में हमारे पास बीच में जो केमिकल स्पीसीज फॉर्म होगा उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दो दीज आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होंगे हमारे पास, हैविंग लेस लाइफ टाइम, इनका जो लाइफ टाइम होगा बहुत कम होगा, क्योंकि अगर अनस्टेबल है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहेगा, बनेगा और तुरंत हो से वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, वही चीज़ आ गया कि अगर हमारे पास अनस्टेबल है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये तीनों हम लोग देख लिए थे। कार्बिन, कार्बिन को समझने के लिए यहाँ से समझें, इस पॉइंट को देखें कार्बिन का। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होंगे? 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे पास था 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला बॉन्ड टूटा जिसके कारण कार्बन को नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन आयन फॉर्म हुआ, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन। अब कार्बन से क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड टूट करके इससे चला जा रहा है। पहली बार इसको मिला, फिर दूसरी बार इससे जा रहा है, तो पहली बार में नेगेटिव आया, जब दूसरी बॉन्ड टूटेगा तो उसके कारण पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास कैसा हो गया? न्यूट्रल। इसमें क्या होगा कि 2 बॉन्ड टूटा तो 2 बॉन्ड बचा हुआ रहेगा। अब पहली बॉन्ड के कारण जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला वो तो रहेगा ना। तो इस हमारे पास कार्बिन में 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। अब ये कार्बिन भी 2 टाइप का होता है जिसको बोलते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो अभी वो तुमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है? जैसे देखो बेंजीन है, बेंजीन में हमारे पास ए लगा हुआ है, ए और बी सब्स्टिट्यूशन है, तो ए जो टूटा जिसके कारण इसको है सो इलेक्ट्रॉन्स मिल गया कार्बन को, फिर दूसरा हुआ कि इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन्स टूटा वो बी को मिला, तो इसके कारण यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, ये पाई बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म हो गया। और वाई एन ई मतलब हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं, वही ट्रिपल बॉन्ड है। अब जब इसमें पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो सबका sp2 होगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 सिग्मा दिख रहा है तो हमारे पास sp होगा। sp क्यों नहीं होता उस चीज़ को समझना कि ये जो हमारे पास बेंजीन में बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो कार्बन था ये भी sp2 हुआ होगा A से जब कनेक्टेड होगा, और ये भी हमारे पास sp2 होगा जब B से कनेक्ट होगा। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता मतलब वाइकेंट होगा, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइडवाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है तो हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सारे का सारा sp2 होता है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, वरना हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केस है हमारे पास नाइट्रीन। नाइट्रीन में भी इसी चीज़ को देख सकते हो। अगर नाइट्रीन है तो यहाँ से समझना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है जनरली। तो पहला बार जब इसमें बॉन्ड टूटेगा तो इसमें जब टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके वापस मिला, तो 2 बॉन्ड बचा होगा। 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट गया, 2 बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड टूटा जिसके कारण इस पे आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक लोन पेयर, पहले से एक लोन पेयर था, दूसरा भी लोन पेयर आया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन गया, सेम हम कार्बन जैसा पहली बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन उससे छीन रहे हैं। नाइट्रोजन से पहला बॉन्ड तोड़ के इसको दिए, दूसरे में इसका इलेक्ट्रॉन फिर से छीन लिए, तो पहली बार में नेगेटिव आएगा, दूसरी बार में पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल न्यूट्रल। तो कार्बिन जैसा ही नाइट्रिन हमारे पास न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल होगा तो हमारे पास ये देखो, इसके पास 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 6, यहाँ पे भी देखोगे 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के केस में हमारे पास आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट देखिए कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल, उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं
उसकी उसी के बारे में हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो रिप्रेजेंटेशन सीधा सिंपल कि 3 बॉन्ड होगा हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास। दूसरा कार्बन आयन के केस में क्या होगा, सॉरी कार्बोकेटायन के केस में 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन आयन के केस में क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक हमारे पास लोन पेयर होगा। अब यहाँ से बात करेंगे तो पहला हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, यहाँ पे sp2 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 तो sp2। यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारे पास है तो इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp2। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास एक लोन पे, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 मतलब 4 और हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो sp3। मगर यहाँ पे 2 कंडीशन होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 दोनों पॉसिबल है। sp3 तब होगा जब उसके पास नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज एक आइटम से दूसरे आइटम पर मूव नहीं कर रहा है। और sp2 तब होगा जब उसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करने लगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उस केस में नेगेटिव चार्ज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, और वो अगर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो 3 सिग्मा बचा और 3 सिग्मा कारण हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जब बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा हमारे पास। ये भी सेम sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें हम बात करेंगे कार्बन आयन, तो जब sp3 है तो पिरामिडल होगा हमारे पास, पिरामिडल शेप का जस्ट लाइक अमोनिया। और जब sp2 होगा तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहे थे ये यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड था, 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड टूटा था 7, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। कार्बोकेटायन में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है, 3 बॉन्ड पेयर की वजह से। यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो टोटल हमारे पास 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेचर की बात करेंगे तो नेचर मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्बिटल्स, ये इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेंगे। दूसरा फिर से देखो कार्बोकेटायन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली रहेगा इसके पास भी, अगर एक ऑर्बिटल जो खाली है उसमें एक्सेप्ट कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे बात करेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी काउंट होंगे जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे नेगेटिव चार्ज है या नूल पेयर बोल सकते हैं, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो मैग्नेटिक नेचर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, √n × n+2। तो n जो होता था वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। जब हमारे पास वो n का अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो आता था अगर 0 आ जाएगा तो डायमैग्नेटिक होता था, और 0 अगर ना आए तो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। सेम इसमें भी पेयर्ड, तो ये दोनों डायमैग्नेटिक। हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से होता है हमारे पास, परमानेंट और दूसरा टेम्पररी बेसिस पे। तो परमानेंट और टेम्पररी बेसिस पे तो यहाँ से सीधा समझना, परमानेंट जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी के प्रेजेंस में होने या ना होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट जाएगा, किसी को आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। तो परमानेंट में 3 इफेक्ट पढ़ना है और मेसोमेरिक का ही है, सो उसी में हमारे पास रेजोनेंस पढ़ेंगे।
में हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल शिपमेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान के चल रहे हैं ये बोर्ड का दो किनारा है, ये हमारे पास बॉन्ड है, तो अगर बीच में मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट, तो ये क्या हुआ, पार्शियल शिपमेंट। कंप्लीट शिपमेंट क्या होगा, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है किसी एक आइटम पे पूरा कंप्लीटली जब ट्रांसफर हो जाएगा तब हमारे पास बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर। दूसरा टेम्पररी जो होगा वो हमारे पास दो है, एक इलेक्ट्रोमेरिक और दूसरा इंडक्टोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक कब होगा, जैसे देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल होता है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, मगर जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता तब तक ये बॉन्ड नहीं टूट रहा था। तो किसी के प्रेजेंस में ये हो रहा, तो ये टेम्पररी बेसिस पे हो गया। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक क्या है कि इसमें हमारे पास पहले से इंडक्शन था नेगेटिव पॉजिटिव, मगर बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है। मगर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस केस में, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे आएगा तो ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। तो अगर कंप्लीटली टूट जाएगा तो इसी केस में हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हमारे पास बॉन्ड टूट रहा था, तो ये भी हमारे पास क्या है, टेम्पररी। न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टेम्पररी। बाकी बात इसके किसी भी प्रेजेंस और एब्सेंस की बात नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।